हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना 1905 से 1918 तक का टाइम पीरियड देख लिया था। अब इसके बाद हमें इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी होती हैं, तो हमको उनको पढ़ना है और इसको हम क्या बोलते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म भी बोलते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी होती हैं इस टाइम पीरियड में हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये मिलिटेंट नेशनलिज्म निकल के ही क्यों आया, क्योंकि जो मॉडरेट्स की मेथड थी वो फेल कर गई थी। मतलब इससे इनको कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। जो इनकी मेथड थी प्रेयर पिटीशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थी, उनसे कुछ ज़्यादा गेन नहीं हो रहा था इंडियंस को। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म ने क्या किया, यूथ जो थे हमारे उनको अपील किया कि हमको क्या करना है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है। और इससे क्या हुआ कि जो हीरोइक इंडिविजुअल एक्ट हैं वो निकल के आते हैं, जिसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट कर देता है, उनको मार देता है। और मिलिटेंट नेशनलिज्म के राइज होने का एक रीज़न ये भी है कि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905 के टाइम पीरियड में, उसको ब्रिटिश लोगों ने बुरी तरीके से रिप्रेस कर दिया था। तो उसके अगेंस्ट में क्या निकल के आता है, फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म निकल के आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ये हीरोइक इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने हाथ में ही लॉ ले लेता है और जो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं उनको असैसिनेट कर देता है। दूसरा, जो रॉबरीज वगैरह हैं वो होती हैं। क्यों होती हैं रॉबरीज वगैरह, क्योंकि उनको अपना जो मूवमेंट है उसको फंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, रॉबरीज करते हैं। तीसरा क्या है, जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं उनकी आर्म्स की सप्लाई भी करते हैं। और क्या होता है, कुछ हमारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं जिसमें जो यूथ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करना है, कुछ जो आपको हीरोइक एक्ट्स हैं वो करने हैं, उनको उस चीज़ के लिए रिक्रूट किया जाता है। मिलिटेंट नेशनलिज्म में हो रही थी तो क्यों हो रही थी, ये लोग क्या चाहते थे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे कंट्री को ब्रिटिश से क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। तो अल्टीमेट एम तो सबका यही था, चाहे वो मॉडरेट्स हो, चाहे फिर वो एक्सट्रीमिस्ट हो या फिर वो मिलिटेंट नेशनलिस्ट हो, सबका एम यही था कि हमारे कंट्री को क्या मिल जाए, इन दी एंड फ्रीडम मिल जाए। अब हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, कौन उसका फाउंडर है, कहाँ पे बनी, तो ये रीजन और उसके फाउंडर लीडर्स, इन सबको आपको याद रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ना है। ये कब बनी, 1902 में बनी। तो इसका इस्टेब्लिशिंग ईयर भी आपको याद रखना है। इसके फाउंडर कौन है, सतीश चंद्र बसु हैं। और इसको बैकिंग किसने दी, बिपिन चंद्र पाल ने, ब्रह्मबंद उपाध्याय ने, तो इन लोगों ने इसकी बैकिंग भी दी है। ये कहाँ बना था, मेनली इसका जो एपिसेंटर वो कहाँ था, कलकत्ता था। तो आप केवल एक वर्ड याद रख लो, बंगाल, कि ये बंगाल में बनी है। ठीक है। ये लोग अपनी अपनी कुछ कुछ पब्लिकेशंस भी रिलीज करते थे, जैसे मैगजीन्स वगैरह। तो जो अनुशीलन समिति थी उसके अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप था। उन लोगों ने 1906 में क्या किया, युगांतर जो मैगजीन थी उसको पब्लिश किया। फिर 1906 में बनती हमारी जुगांतर पार्टी। जुगांतर पार्टी क्या है, ये अनुशीलन समिति का इनर सर्कल ही है, जिसको किसने बनाया, बाघा जतिन और बरिंद्र कुमार घोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं कि बाघा जतिन और बरिंद्र कुमार घोष ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो कौन है, जुगांतर पार्टी है। ये भी कहाँ बनी, हमारी बंगाल में बनी है। इन्होंने क्या पब्लिश किया है, एक तो यही जो यहाँ पे बताया था 1906 में युगांतर को रिलीज़ किया है इन्होंने, जो मैगजीन है, और दूसरा क्या है, संध्या। तो इन दोनों को इन लोगों ने क्या किया, पब्लिश किया है। और हमको क्या देखना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कौन से एक्शंस हुए। जैसे कि अनुशीलन समिति की वजह से क्या हुआ, अलीपुर कॉन्स्पायरी केस हुआ जिसमें मानिक टोला बम के बारे में पढ़ते हैं। और बरार डकैती हुई कब, 1908 में। तो ये आप याद रखना। जुगांतर पार्टी की वजह से क्या हुआ, जो जर्मन प्लान था जिसको हम जिमरमैन प्लान भी बोलते हैं, वो हुआ किसकी वजह से, जुगांतर पार्टी की वजह से। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अभिनव भारत सोसाइटी, जो कब बनी, 1904 में बनी। इसके फाउंडर कौन है, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ये कहाँ से इवॉल्व हुई, ये इवॉल्व हुई मित्र मेला से, जो कब बना था, 1899 में बना था। अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ बनी थी, महाराष्ट्र में बनी थी। तो हमें ये दो रीजन याद रखने, एक तो हमने बंगाल वाली बात कर ली और एक महाराष्ट्र की। तो अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ बनी थी, महाराष्ट्र के नासिक या पूना रीजन में। इन्होंने क्या पब्लिकेशन से रिलीज की अभिनव भारत सोसाइटी ने, एक तो मजिनी चरित्र और दूसरी ग्रेव वार्निंग। तो मजिनी चरित्र आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की वजह से क्या हुआ, नासिक कॉन्स्पायरेसी केस होता है जिसमें जो जैक्सन होते हैं उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। इसमें जो बंगाल में रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी हुई हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो पहली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहाँ बनी थी, मिदनापुर में बनी थी। किसने बनाई थी, जनेंद्र नाथ बासु ने बनाई थी। कब, 1902 में। उसके बाद अनुशीलन इनर सर्कल जो है वो लॉन्च करता है क्या, युगांतर। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि युगांतर जो मैगजीन है वो अनुशीलन समिति का इनर सर्कल, मतलब उसका जो अंदर का ग्रुप है वो रिलीज करता है। 1908 में होता है बरार डकैती। ये कौन करता है, पुलिंदास करते हैं, क्योंकि उनको फंड रेज करना होता है। तो ये पुलिंदास क्या करते हैं, बरार डकैती करते हैं। इसके बारे में आप याद रखना, कब होता है, 1908 में होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है वो क्या है, बरिशाल कॉन्स्पायरेसी केस। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश होते हैं वो ये जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्रश करना चाहते हैं। उसके लिए ये जो 44 बंगाल के मिलिटेंट एक्टिविस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेते हैं। और बाद में क्या होता है, जो ये 44 बंगाल के मिलिटेंट एक्टिविस्ट होते हैं इसमें से कुछ को तो सेलुलर जेल भेज दिया जाता है और कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बरिशाल कॉन्स्पायरेसी केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मुजफ्फर कॉन्स्पायरेसी केस। ये होता है कब, 30 अप्रैल 1908 में। कौन करता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसमें क्या होता है कि किंग्सफोर्ड जो एक अनपॉपुलर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट होते हैं ये उनको मारना चाहते हैं, तो इनका टारगेट वही होते हैं। पर होता क्या है, जो ये बॉम्ब होता है वो किस पे लग जाता है, 2 इंग्लिश वुमेन पे लग जाता है। तो इसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, मुजफ्फर कॉन्स्पायरेसी केस बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस। इसको हम मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी केस भी बोलते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस कौन करता है, अनुशीलन समिति करती है। तो इस केस में ये जो पूरा अनुशीलन ग्रुप होता है वो अरेस्ट हो जाता है। कंटेक्स्ट क्या है, जो हेमचंद्र कानूनगो होते हैं जो कि एक सीनियर जुगांतर मेंबर होते हैं, वो पेरिस चले जाते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए और वहाँ जाके क्या करते हैं, बॉम्ब फैक्ट्री बनाते, कहाँ, मानिकटोला शहर में। और इस चक्कर में क्या होता है, अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस होता है और पूरा अनुशीलन समिति को अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमें महाराष्ट्र की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो DSSB में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। क्या था कि जो रामोसी पीजेंट फोर्स है वो किसने स्टार्ट किया, तो वो किसने किया, वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया। कब, 1879 में किया। इनका क्या एम था, जो कम्युनिकेशन लाइन थी उसको डिसरप्ट करना, जैसे कि टेलीग्राफ लाइन वगैरह हो गई, इन सबको डिसरप्ट करना। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता था, जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे तो जो गैदरिंग होती थी उसमें ये अपना स्पीच देते थे, यूथ्स को प्रमोट करते थे कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ करना है। तो इस तरीके से ये लोगों को अवेकन करते थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इनके न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, एक केसरी था जो कि मराठी लैंग्वेज में था और एक महारत्ता था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इनके न्यूज़पेपर आप ज़रूर याद रखना। महाराष्ट्र में जो चापेकर ब्रदर्स हैं और जो VD सावरकर हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। VD सावरकर ने किस चीज़ की इस्टेब्लिश की, फ्री इंडिया सोसाइटी का इन्होंने फाउंडेशन रखा। और इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी, इन्होंने लिखा है काले पानी, गांधी गोंधल, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ये सब चीज़ें किसने लिखी, VD सावरकर ने लिखी हैं। 1909 में एक होता है क्या, नासिक कॉन्स्पायरेसी केस। नासिक कॉन्स्पायरेसी केस में क्या होता है, जो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे होते हैं ये AMT जैक्सन को किल कर देते हैं, जो कि क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कहाँ के, नासिक के। तो नासिक कॉन्स्पायरेसी केस में जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है नासिक का, उसको असैसिनेट कर दिया जाता है बाय आनंद लक्ष्मण कन्हेरे। ये चीज़ आप याद रखना। दूसरा, महाराष्ट्र में क्या होता है, 1897 के टाइम पीरियड में जो चापेकर ब्रदर्स होते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वो जो ब्रिटिश कमिश्नर होते हैं जिनका नाम लैंड होता है, उनका मर्डर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि पूना में प्लेग आया होता है और वहाँ पे प्लेग जब आया होता है तब इन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया होता और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ के गुस्से से वो चापेकर ब्रदर्स जो होते हैं, जो पूना के कमिश्नर होते हैं लैंड, उनका मर्डर कर देते हैं। और एक दो पब्लिकेशन के बारे में और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो औरोबिंदो घोष हैं इन्होंने भवानी मंदिर इसका पब्लिकेशन किया, और जो बरिंद्र कुमार घोष हैं उन्होंने क्या पब्लिश किया, वर्तमान रणनीति। तो भवानी मंदिर किसने पब्लिश किया, औरोबिंदो घोष ने, और जो वर्तमान रणनीति है वो किसने पब्लिश किया, वो किया बरिंद्र कुमार घोष ने। हमने महाराष्ट्र और बंगाल की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में देख लिया। अब हमें पंजाब के बारे में पढ़ना है। पंजाब में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एग्रेरियन डिसकंटेंट था। यहाँ पे क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था, इरिगेशन टैक्स बहुत ज़्यादा था और फ्रिक्वेंट फैमाइन्स आ रही थी। इस चक्कर में वो क्या हुआ कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ निकल के आती हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है, लाला लाजपत राय। इनकी एक जर्नल होती है, कौन, पंजाबी। लाला लाजपत राय को, क्योंकि ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं इस तरीके के, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स इनको क्या करते हैं, 1907 में डिपोर्ट कर देते हैं। कहाँ पे, जो आज के टाइम का म्यांमार है, वहाँ पे इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और पंजाब में किसका नाम निकल के आता है, अजीत सिंह का। अजीत सिंह ने क्या ऑर्गेनाइज किया था, अंजुमन ई मोहसिबन ई वतन, कहाँ पे, लाहौर में किया था। और इनकी एक जर्नल भी थी, कौन सी, भारत माता। तो ये भारत माता जर्नल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो अजीत सिंह थे वो कौन थे, भगत सिंह के अंकल थे ये। अजीत सिंह ने पगड़ी संभल मूवमेंट को भी लीड किया था, कब, 1907 में। और इसके बाद इनको भी म्यांमार में 1907 में डिपोर्ट कर दिया गया था। 1907 के इन सब इवेंट के बाद
जो सूफी अम्बा प्रसाद होते हैं, जो लालचंद होते हैं, जो भाई परमानंद होते हैं, जो लाला हरदयाल होते हैं, ये फुल स्केल रिवॉल्यूशनरीज के रूप में निकल के आते हैं। अब नेक्स्ट हमें इम्पोर्टेंट कौन सा केस याद रखना है, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस। ये कब होता है, 1912 में होता है। कौन करता है इसको, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल करते हैं। इवेंट क्या होता है दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस का, कि जो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल होते हैं वो लॉर्ड हार्डिंग जो कि वायसराय होते हैं उस टाइम के, उन पर अटैक करना चाहते हैं। लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली से गुजर रहे होते हैं, इसलिए इसको दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस बोलते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहे होते हैं, बट होता क्या है कि बाय मिस्टेक ये जो बॉम्ब है वो किस पे लग जाता है, इनके अटेंडेंट्स पे लग जाता है, लॉर्ड हार्डिंग के अटेंडेंट्स पे लग जाता है और वो किल हो जाते हैं। फिर क्या होता है इस केस में, जो रास बिहारी बोस होते हैं वो तो जापान भाग जाते हैं, और जैसे कि आमिर चंद होते हैं, अवध बिहारी होते हैं, बाल मुकुंद होते हैं, बसंत कुमार विश्वास होते हैं, इनको हैंग कर दिया जाता है। इन सबको हैंग क्यों कर दिया जाता है, जबकि बॉम्ब फेंकने में तो इन दोनों का ही रोल है, क्योंकि बॉम्ब बनाने में बहुत से लोगों का रोल होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि जो रास बिहारी बोस होते हैं वो जापान भाग जाते हैं। और ये वाला इवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस को आप जरूर आप याद रखना। अब इंडिया के अलावा और बाकी कंट्रीज़ में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए। जैसे कि पेरिस में क्या होता है, मैडम भिकाजी कामा जो है वो अपना नेटवर्क बनाती हैं। लंदन में क्या होता है, इंडिया हाउस इस्टेब्लिश होता है 1905 में। बर्लिन जो कि जर्मनी में आता है, वहाँ बर्लिन कमेटी बनती है। सैन फ्रांसिस्को वगैरह में यहाँ पे गदर नेटवर्क बनता है। अब हमें इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले लंदन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो श्यामजी कृष्णा वर्मा हैं वो लंदन में क्या बनाते हैं, इंडिया हाउस बनाते हैं 1905 में। ये इंडिया हाउस जो बनाते हैं इसका काम क्या होता है, जो इंडिया से स्टूडेंट्स पहुँचते हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह देना होता है, उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनकी मेंटलिटी सेव करते हैं, इंडिया के लिए काम में आए वो इस तरीके से उनको बनाते हैं। जो इंडिया हाउस है इसने एक जर्नल भी पब्लिश की थी, कौन सी, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इसको याद रखना। इंडिया हाउस के जो फाउंडर थे वो कौन थे, श्यामजी कृष्णा वर्मा, बट इसके और भी मेंबर्स थे इंपॉर्टेंट, वो कौन थे, सावरकर थे, हरदयाल थे, मदन लाल ढींगरा थे। इंडिया हाउस के द्वारा कौन सा मेजर इवेंट हुआ, जो मदन लाल ढींगरा थे उन्होंने जो इंडिया ऑफिस के ब्यूरोक्रेट थे कौन, कर्जन वाली, उनका एसेसिनेशन किया था। पेरिस में क्या होता है, पेरिस इंडिया सोसाइटी बनती है कब, 1905 में। कौन बनाता है, मैडम भिकाजी कामा, रेवाबाई राणा और मुंचे शाह गोदरेज, ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिस इंडिया सोसाइटी कब, 1905 में। और जो नेटवर्क बनता है वो किस तरीके से बनता है, जो मैडम भिकाजी कामा होती हैं वो फ्रेंच सोशलॉजिस्ट लोगों से कांटेक्ट डेवलप कर लेती हैं, और जो पंजाब में, इंडिया के पंजाब में अजीत सिंह लड़ाई लड़ रहे होते हैं उनसे भी अपना कॉन्टैक्ट डेवलप कर लेती हैं। जो पेरिस इंडिया सोसाइटी है इन्होंने कुछ अपना लिटरेचर भी पब्लिश किया, जैसे कि मदंस तलवार, वंदे मातरम, ये इनके कुछ पब्लिकेशंस वगैरह हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 1909 में ब्रिटिशर्स के रिलेशन जर्मनी से ख़राब हो जाते हैं तो जो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय हैं वो अपना बेस पेरिस से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, बर्लिन, जो कि कहाँ है, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्या है, जर्मनी में क्या बनती है, एक बर्लिन कमेटी बनती है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, कब, 1915 में बनती है। इसको कौन इस्टेब्लिश किया, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, ये लोग जर्मन फॉरेनर्स की हेल्प लेके बर्लिन कमेटी को इस्टेब्लिश किए। इसका क्या गोल था, इसका गोल था जिमरमैन प्लान। ये लोग जिमरमैन प्लान बनाए। इसमें क्या एम था इनका, जो इंडियंस हैं जो बाकी कंट्रीज़ में सेटल हैं उनको ट्रेन करो, उनको भेजो इंडिया, और जो ये आर्म्स एम्यूनिशन है ये इंडियन के ट्रूप्स को, मतलब इंडियन सोल्जर्स को देंगे ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अच्छे से लड़ाई कर पाएँ, उनके अगेंस्ट रेबेलियन छेड़ पाएँ। नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सिंगापुर म्यूटनी, जो कि 15 फरवरी 1915 को हुई थी। इसको हम सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं 1915 की। ये जो सिंगापुर में ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट हुई थी। तो इसको किसने लीड किया था, जो पंजाबी मुस्लिम थे 5th लाइट इन्फेंट्री के, और जो 36th सिख बटालियन के लोग थे, जैसे कि जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान। इन लोगों के नाम जरूर आप याद रखना। इसमें मुस्लिम का बड़ा रोल था, क्योंकि इस म्यूटनी में ऑलमोस्ट जो हाफ मुस्लिम थे 850 रेजिमेंट के, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ये कब का टाइम है, ये 1915 जो टाइम है वो वर्ल्ड वार 1 का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है गदर पार्टी। ये कहाँ बनी, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में बनी। इसके इम्पोर्टेंट कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि गदर नाम का एक वीकली पेपर निकलता था, उसको ज़रूर याद रखना। दूसरा एक फ्री हिंदुस्तान नाम का भी इन लोगों ने न्यूज़पेपर निकाला, ये ज़रूर आप याद रखना। सर्कुलर आज़ाद भी था, बट ये गदर और फ्री हिंदुस्तान ज़रूर आप याद रखना। जो गदर पार्टी है इसको किसने फाउंड किया था, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, इन लोगों ने फाउंड किया था। और भी कुछ पंजाबी जो इमिग्रेंट्स थे उन लोगों ने इसको फाउंड किया था। वैंकूवर में एक स्वदेश सेवक होम बनता है जिसको GD कुमार बनाते हैं। और इसी तरीके से एक
यूनाइटेड इंडिया हाउस भी बनता है सियाटल में, जो कि बनाते हैं तारकनाथ और जीडी कुमार। मतलब इन दोनों के भी नाम याद रखना कि स्वदेश सेवक होम जीडी कुमार सेटअप करते हैं और जो यूनाइटेड इंडिया हाउस है वो भी तारकनाथ और जीडी कुमार सेटअप करते हैं। 1914 के टाइम पीरियड में एक मेजर इंसिडेंट होता है। कौन सा? कोमागाता-मारू इंसिडेंट। इसमें क्या होता है, जो जापानी सिस्टम शिप होती हैं उसको मना कर दिया जाता है कनाडा में एंट्री के लिए, और जो उस पर शिप पे लोग बैठे होते हैं उसको वापस इंडिया भेज दिया जाता है। और जब वो इंडिया आते हैं वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उनको उतरने नहीं देते हैं और वहाँ पे उनको बहुत मारते पीटते हैं। तो इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम? कोमागाता-मारू इंसिडेंट बोलते हैं। और फिर बाद में इस चीज़ को देखने के लिए क्या बनती है, एक शोर कमेटी बनती है वैंकूवर में, ताकि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनके राइट्स के लिए फाइट हो सके। अब यहाँ पे वन ग्लैंस में देख लो कि क्या क्या बना था। इंडिया हाउस कहाँ बना था? लंदन में बना था। कोमागाता-मारू इंसिडेंट जिसमें कनाडा में जब शिप पहुंची थी तो उसको एंट्री नहीं दी गई थी। गदर पार्टी कहाँ बनी? हमारी सैन फ्रांसिस्को में बनी। बर्लिन कमेटी हमारी कहाँ बनी? जर्मनी में बनी। जुगान्तर ये सब हमारा कहाँ बना? बंगाल में बना। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस ये सब पंजाब में हुआ हमारा। तो इन सबको आप याद रखना। जो बर्लिन कमेटी के अंडर जिमरमैन प्लान बना था, जो कि जर्मनी से फंडेड था, उसने डायरेक्ट कांटेक्ट किससे किया था? बाघा जतिन से किया था, जो कि कलकत्ता में थे, ताकि उनको क्या मिल सके? आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल सके। 1917 के बाद क्या होता है, जो हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला इसमें क्या रीज़न है, जो गांधी जी हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं। ये अपने मेथड्स लेके आते हैं साथ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। दूसरा क्या है, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे वो हीरोइक एक्टिविटी करते थे, तो इस चक्कर में इनका कभी पॉपुलर बेस बन ही नहीं पाया और इनको क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ इनका बाद में। दूसरा, उस टाइम पे क्या चल रहा था, जो हमारा वर्ल्ड वार 1 है इसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका था, जो कि हमारा 1914 से 1918 के टाइम पीरियड में चल रहा था। तो ये वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, तो उससे क्या हुआ, ग्लोबली डीएस्केलेशन होने लगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आ गया था, जिसमें कुछ कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किए थे इंडियंस के लिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से 1917 के बाद जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं वो स्लो डाउन हो गए। और फिर बाद में इनका दोबारा से एक फेज आता है जब ये दोबारा से रिवाइव करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।